हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल सिविल एनालिसिस में, जिसमें हमारी इंडियन पॉलिटी यानी कि लक्ष्मीकांत की सीरीज चल रही थी। और यहाँ पे हम लोगों ने पार्ट 3 यानी कि पार्लियामेंट के टॉपिक यानी चैप्टर नंबर 23 तक जो है पहुंच चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी 3 वीडियोस को अपलोड कर रखा है, आप उसको प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। इसके बाद जो है हम लोग टॉपिक को बढ़ने वाले हैं, वो है आज का टॉपिक है मेंबरशिप ऑफ द पार्लियामेंट, जहां मैं मेंबरशिप की क्वालिफिकेशन की बात करूंगा और डिसक्वालिफिकेशन दोनों कॉन्सेप्ट की यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो हैंड रिटन नोट्स है आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक जो है मेरे चैनल पे दी हुई है और प्लस मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट में सबसे पहले बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ने, अगर मैं बात करूं कॉन्स्टिट्यूशन की, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया है, यहाँ पे कुछ तरीके बताए हैं। ठीक है, कुछ तरीके बताए हैं क्वालिफिकेशन के कि एक पर्सन जो है वो किस तरीके से मेंबरशिप ले सकता है। आपके लोकसभा हो या राज्यसभा हो, जो भी नॉमिनेटेड मेंबर हो, उन सबके लिए क्वालिफिकेशन कुछ मेंशन किए हुए हैं। ठीक है, किसके लिए? आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए, यानी कि एमपी के लिए। ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ना कि मध्य प्रदेश। ठीक है, एमपी के लिए अगर बात की जाए तो ये कौन कौन से क्वालिफिकेशन है। सबसे पहली क्वालिफिकेशन की मैं बात करूं, क्वालिफिकेशन नंबर 1 की क्वालिफिकेशन। ठीक है, क्वालिफिकेशन कौन कौन सी है इसको जरा बात करते हैं। पहली क्वालिफिकेशन है कि वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, यानी कि सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, यानी कि भारत का वो नागरिक होना चाहिए। ठीक है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या कहता है कि भाई जब वो ऑफिस इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो भी अ, जब वो आता है, मतलब कहने का मतलब इलेक्शन में खड़ा होने के लिए आता है, तो उसको क्या करनी पड़ती है, उसको एक ओथ लेनी पड़ती है। ठीक है, ओथ एंड अफर्मेशन जो है उसको लेनी पड़ती है, ओथ एंड अफर्मेशन लेनी पड़ती है। ठीक है, कब? जब इलेक्शन कमीशन के द्वारा उसको ऑथराइज कर लिया जाता है, उससे पहले। यानी कि इलेक्शन कमीशन जब कहेगा कि हाँ भाई आप जो है नॉमिनेशन के लिए या आप जो है मेंबर बन रहे हो, तो उससे पहले उसको क्या करना पड़ेगा, ऑथ एंड अफर्मेशन लेने पड़ेंगे। ये ऑथ एंड अफर्मेशन कौन कौन से होते हैं इसके बारे में बता देता हूं आपको। 2 पॉइंट है। पहला है कि भाई टू टू बियर ट्रू फेथ एंड एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पहला है। दूसरा है टू अपहोल्ड एंड सोवरेनिटी ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ये आपके लक्ष्मीकांत की बुक में आप देख सकते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट में बात करता हूं। तीसरे पॉइंट क्या कहता है कि उसकी उम्र जो है, अगर राज्यसभा की केस में है, कोई पर्सन है राज्यसभा का मेंबर है, राज्यसभा का अगर वो मेंबर बन रहा है, ठीक है, यहां पे दो केस आ जाती है, तो वो राज्यसभा का या वो लोकसभा का मेंबर बनेगा। ठीक है, दो कंडीशन आ जाती है। पर्सन जो होते हैं या तो लोकसभा का मेंबर बनेगा या राज्यसभा का मेंबर बनेगा। अगर वो पर्सन राज्यसभा का मेंबर बनता है तो उसकी उम्र जो होनी चाहिए वो 30 साल से कम नहीं होनी चाहिए, यानी कि उसकी उम्र क्या होनी चाहिए, 30 साल या उससे ज्यादा जो है होनी चाहिए, 30 ईयर और एवं ऊपर इसकी एज होनी चाहिए। ठीक है, मतलब 30 साल से कम नहीं होना चाहिए, 30 साल से ज्यादा हो जाए। ठीक है, और वहीं लोकसभा के लिए 25 साल रखी गई है, 25 ईयर और एबव रखी गई है। ठीक है, तो ये कंडीशन है भैया। राज्यसभा का मेंबर है तो 30 साल और लोकसभा का मेंबर है तो मिनिमम आपको 25 साल की उम्र होनी चाहिए, तभी आप बन सकते हो। उसके बाद चौथा पॉइंट अगर क्वालिफिकेशन की बात करें वो क्या है, तो भाई इसके पास ही मस्ट पजेस अदर क्वालिफिकेशन। अगर कोई पार्लियामेंट कुछ अदर क्वालिफिकेशन के मेंशन करता है, पार्लियामेंट अगर अदर क्वालिफिकेशन की मेंशन करता है, क्वालिफिकेशन को मांगता है, तो वहां पे भी इसको देना पड़ेगा। ठीक है, अगर अदर क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब करता है पार्लियामेंट तो वहां पे भी उसको देना पड़ेगा, जैसे कि आपके कितनी संपत्ति वगैरह है, ठीक है, कितने क्राइम रिकॉर्ड कर रखे हो, तो ये सारी देनी भी यहाँ पे जरूरी बन जाता है। तो पार्लियामेंट अगर कुछ ऐसा आपको क्वालिफिकेशन दे रखा है, प्रिस्क्राइब कर रखा है, तो उन क्वालिफिकेशन को भी यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो उन चीजों पे आपको क्या कर सकते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है बन सकते।
ठीक है, तो ये 4 चीज की बात की है। उसके बाद कुछ एडिशनल क्वालिफिकेशन की, जैसे मैंने बात किया, तो कुछ अदर क्वालिफिकेशन भी हो सकते हैं, कुछ एडिशनल क्वालिफिकेशन है, तो उन एडिशनल क्वालिफिकेशन की जरा मैं यहां बात करता हूं कि भाई एडिशनल क्वालिफिकेशन, एडिशनल क्वालिफिकेशन ये क्या क्या हो सकते हैं। तो एडिशनल क्वालिफिकेशन कहां पे रिप्रेजेंट लिखे हुए हैं, आपके रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में कहीं ना कहीं कुछ एडिशनल क्वालिफिकेशन आपको जो है प्रोवाइड किए गए। ठीक है, ये क्या है, सबसे पहली चीज है, अगर कोई भी मेंबर, ठीक है, अगर कोई भी पर्सन अगर मेंबर बनना चाहता है तो उसको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। ठीक है, पर्सन को क्या करना पड़ेगा, पर्सन को सबसे पहले तो भैया रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। ठीक है, रजिस्टर्ड किसमें करना पड़ेगा, इलेक्टोर के रूप में, रजिस्टर्ड एज ए इलेक्टोर, इलेक्टोर के रूप में, किसमें, अपनी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी पे, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। ठीक है, सपोज कीजिए मैं ही हूं और मैं उत्तर प्रदेश से खड़ा होने वाला हूं, या फिर मध्य प्रदेश से खड़ा होने वाला हूं, या राजस्थान से खड़ा होने वाला हूं, तो मुझे अपनी कॉन्स्टिट्यूशन से, कॉन्स्टिट्यूएंसी से क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। ठीक है, ये दोनों ही केस के लिए, रजिस्टर्ड अगर इलेक्टोर करता है तो वो दोनों केस के लिए, लोकसभा के लिए भी लागू होता है और आपके राज्यसभा के लिए भी यही चीज लागू होता है। ठीक है, चाहे वो आप लोकसभा से हो, राज्यसभा से हो। ठीक है, तो यहां पे एक, अगर उसको कॉन्टेस्टिंग करना है, ठीक है, तो कैंडिडेट को अगर कंटेस्ट करना है इलेक्शन की राज्यसभा से, तो वो उस पर्टिकुलर स्टेट से होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो भाई इस चीज में बवाल उठी थी। ठीक है, कि भाई राज्यसभा से कोई पर्सन अगर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, तो कि भाई ये पर्सन जो है वो राज्यसभा में अगर चुनाव लड़ना चाहता है, क्या वो यूपी से, अगर यूपी के राज्यसभा से वो जा रहा है, राज्यसभा सीट के लिए जा रहा है, क्या यूपी के उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से होना चाहिए। तो भैया इसको कहीं ना कहीं मना कर दिया गया। कब किया गया, आपके 2003 में। तो इसको कोई अगर पर्सन इलेक्टोर है और वो उस पर्टिकुलर स्टेट का नहीं है, तो भी वो क्या हो सकता है, आपके जा सकता है इस पे राज्यसभा में। ठीक है, और इसको डीबेरेट कब कर दिया गया, 2003 में जो है इस चीज को मना कर दिया गया। और इसकी अपहेल्ड जो है वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज को वैलिडिटी माना है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज को, जो 2003 में ये फैसला आया था, तो इसको भी इन्होंने वैलिडिटी जो है वो दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो एक बार और बता देता हूं, अगर कोई राज्यसभा का मेंबर बनना चाहता है तो क्या वो सिर्फ उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी का होना चाहिए, यानी कि उसी स्टेट का होना चाहिए। तो भैया इस चीज को जो है खत्म कर दिया गया था आपके 2003 में। यानी कि अब अगर मान लो कोई एमपी का पर्सन है और वो यूपी की तरफ से राज्यसभा में जाना चाहता है, तो वो जा सकता है। ठीक है ना, और इसको भी कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी वैलिडेट दिया हुआ है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वैलिडिटी किया गया है, जो ये चेंज किया गया है, वैलिड बताया गया। अब बात करते हैं भैया लोकसभा की। तो लोकसभा में अगर जाना है तो आपको भैया रजिस्टर करना पड़ेगा। और लोकसभा में किस तरह से जाते हैं भैया, चुनाव के थ्रू जाते हैं। भैया चुनाव करो, आप जीतो और वहां से आप जाओ, लेकिन उसके लिए आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, चाहे आप लोकसभा में जा रहे हो चाहे वो राज्यसभा में जा रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, चलो सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि भाई कोई अगर शेड्यूल कास्ट का पर्सन होता है, शेड्यूल्ड कास्ट का अगर कोई पर्सन होता है, ठीक है, यानी कि एससी कास्ट का कोई पर्सन होता है, या एससी कास्ट का, एसटी कास्ट का कोई पर्सन होता है। शेड्यूल कास्ट हो गया या शेड्यूल ट्राइब हो गया, एसटी लिख देता हूं, चलेगा कोई बात नहीं। ठीक है, तो कोई भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी में कोई भी शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल टेरिटरी
शेड्यूल्ड ट्राइब का कोई पर्सन अगर चुनाव लड़ना चाहता है, ठीक है, चाहे वो स्टेट हो चाहे वो यूनियन टेरिटरीज हो, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस उसको क्या करना पड़ेगा, अपने रिजर्व सीट से वो जो है उस कास्ट का जो है वैलिडिटी ले सकता है। रिजर्वेशन जो की गई है, ठीक है, रिजर्व सीट पे वो क्या कर सकता है, लड़ सकता है, रिजर्व सीट पे वो जो है लड़ सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि इनको सिर्फ रिजर्व सीट पे ही मिलेगा, ये नॉर्मल सीट पे भी क्या कर सकते हैं, अपना चुनाव जो है लड़ सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस वही है कि यहाँ पे अगर नॉर्मल सीट के लिए लड़ रहे हैं तो वो जनरल में काउंट होंगे, ठीक है, SC ST में काउंट नहीं होंगे। SC ST के सीट पे लड़ना है तो उनको SC ST होना पड़ेगा, तभी वो रिजर्व सीट पे जो है लड़ सकते हैं, यानी कि ST SC के लिए जो रिजर्व सीट है उन्हीं पे ही वो लड़ सकते हैं। अगर वो नॉर्मल सीट पे लड़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लड़ सकते हैं, SC ST की कास्ट होने से कोई मतलब नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उस केस में जो है यहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, तो ये पर्सन जो होना चाहिए वो नॉट होना चाहिए, यानी कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के होल्डिंग में नहीं होना चाहिए, तभी इसको क्वालिफिकेशन मिल सकती है, ठीक है। अगर होता है तो यहाँ पे डिस्क्वालीफाई किया जाए। उसके बाद he must not have dismissed any government service। अगर करप्शन के रिस्पेक्ट में हो, या फिर आपके डिसलॉयल्टी टू स्टेट दिखाया हो, लॉयल्टी दिखाया हो, ठीक है, लॉयल्टी दिखाया हो, तो उस केस में भी जो है यहाँ पे डिसलॉयल्टी दिखाया हो तो उस केस में भी यहाँ पे जो है डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, ठीक है, उस पर्सन को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। सेवन पॉइंट क्या कहता है कि भाई किसी दो ग्रुप्स को, डिफरेंट ग्रुप के बीच में एनमिटी अगर फैलाता हो, डिफरेंट ग्रुप के बीच में दो ग्रुप में जाके वो लड़ाई करवाता हो, यानी कि दंगे वंगे बढ़वाता हो, ठीक है, भड़काता हो, ठीक है, प्रमोटिंग करता हो एनमिटी को, ठीक है, या किसी तरीके के ब्राइबरी वगैरह लेता हो, घूस वगैरह लेता हो, पैसे वैसे वगैरह लेता हो, ऑफेंस ऑफ ब्राइबरी, ठीक है, तो उस केस में जो है यहाँ पे डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, ठीक है। 8 पॉइंट की बात करते हैं। किसी मस्ट नॉट बी पनिश्ड फॉर प्रीचिंग प्रैक्टिस सोशल क्राइम को प्रमोट ना करें, सोशल क्राइम जैसे कि आपके अनटचेबिलिटी वगैरह सोशल क्राइम से ना जुड़ा हो, जैसे कि अनटचेबिलिटी हो गया, ठीक है, किसी को नीचा दिखाना हो गया, ठीक है, तो इन सब केस में क्या किया जा सकता है, अनटचेबिलिटी हो गया, डाउरी हो गया, या सती प्रथा हो गया, तो इन सब केस में भी क्या हो सकता है, आपके सोशल क्राइम है, और इन सोशल क्राइम अगर करता है तो उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। भैया डाउरी के केस में तो आप समझ ही सकते हो, इस पे मैं कुछ कहना नहीं चाहता। चलिए, तो इन सब क्वेश्चन पे अगर इस पे ऊपर कोई क्वेश्चन उठता है, एक मेंबर जो कि किसी वजह से डिस्क्वालीफाई हो जाता है इन सब मैटर के वजह से, तो यहाँ प्रेसिडेंट की जो डिसीजन होगी इन सब मेंबर पे, इन सब मामलों में प्रेसिडेंट की जो डिसीजन होगी वो क्या होगी, प्रेसिडेंट डिसीजन जो होगी वो क्या होगी, फाइनल होगी, ठीक है, प्रेसिडेंट की जो डिसीजन होगी फाइनल होगी, ठीक है। और उसके साथ साथ ही शुड बी ऑप्टेन ओपिनियन ऑफ इलेक्शन ऑफ कमीशन एंड एक्ट, और वो प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, यहाँ पे ओपिनियन ले सकता है, किसका, आपके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ओपिनियन ले सकता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अब जो डिस्क्वालिफिकेशन की बात करेंगे वो बात करेंगे ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन की, ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन की केस, ये क्या कहता है, जो ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन है वो कहीं ना कहीं किस में आता है, आपके 10th शेड्यूल में आता है, ठीक है, 10th शेड्यूल में आता है, और 10th शेड्यूल में कुछ डिस्क्वालिफिकेशन जो है लिखा हुआ है, ठीक है, डिफेक्शन अगर करते हैं तो, और इसके बारे में पूरा एक टॉपिक को आगे भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो अगर कोई मेंबरशिप, ठीक है, अगर कोई इफ ही सी वॉलेंट्री गिव्स अप मेंबरशिप, अगर कोई पर्सन अगर वॉलेंट्री जानबूझ के
voluntarily gives their membership, अगर अपना मेंबरशिप दे देता है वॉलंटरली, तो वहां पे वो पर्सन क्या हो जाएगा, डिफेक्शन का लॉ उसके ऊपर लागू हो जाएगा। मेंबरशिप पॉलिटिकल पार्टी जिसके टिकट से जीता है उसको अगर वॉलंटरी वहां पे रिटर्न कर देता है, भाई मैं तुम्हारे पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं जुड़ा हूं। ठीक है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या कहते हैं कि अगर वो पार्टी ने जो डिसाइड किया, यानी कि पॉलिटिकल पार्टी ने अगर डिसाइड किया है, डिसाइड का मतलब एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक बिल लाया है, पॉलिटिकल पार्टी ने एक बिल ए लाया है और पॉलिटिकल पार्टी ने अपने सभी मेंबर से क्या कहा है, इनके जो भी मेंबर्स होंगे उनको कहा है, मेंबर से क्या कहा है कि भाई इसके फेवर में जो है वोट देना, फेवर में जो है आप वोट करना। लेकिन यहाँ पे एक मेंबर क्या कहता है, यहाँ पे एक मेंबर आता है और वो कहता है नहीं भैया मैं तो फेवर में नहीं करूंगा, तो वो फेवर में नॉट टू फेवर करता है, नॉट टू फेवर, वो फेवर नहीं करता है। तो उस केस में भी ये जो मेंबर होता है इसको डिसक्वालीफाई किया जा सकता है, डिसक्वालीफाई किया जा सकता है। ठीक है, ये दूसरा कंडीशन है। तीसरा कंडीशन क्या कहता है, अगर कोई इंडिपेंडेंटली इलेक्टेड मेंबर है, यानी कि किसी भी पार्टी से नहीं है, इंडिपेंडेंटली मेंबर है, ठीक है, और वो बिना किसी पॉलिटिकल पार्टी से जो है जुड़े बिना ही जो जीत के आया है, ठीक है, वो जीत के आया है, इलेक्टेड है। अगर वो इलेक्टेड मेंबर जीतने के बाद किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है, पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है, तो यहां पे वो क्या हो जाएगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ठीक है, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। चौथा पॉइंट, अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर है, नॉमिनेटेड मेंबर है और वो नॉमिनेटेड मेंबर अगर 6 महीने के बाद, आफ्टर 6 मंथ किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है, तो भी यहां पे डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर 6 महीने से बिफोर करता है तो वो नहीं होगा, 6 महीने से पहले अगर करता है तो वो नहीं करता है, 6 महीने एक्सपायर होने के बाद अगर वो करता है तो वहां पे वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ठीक है, जो भी आपके क्वेश्चन होते हैं डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, जो क्वेश्चंस होते हैं वो जो लिखे हुए हैं आपके 10th शेड्यूल में, इसके डिसाइड कौन करता है, जो डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड क्वालिफिकेशन में जो भी पॉलिटिकल पार्टीज होती है, ठीक है, जो भी क्वेश्चंस होते हैं डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, जो भी क्वेश्चंस होते हैं उसको डिसाइड कौन करता है, अंडर 10th शेड्यूल की बात होगी। 10th शेड्यूल में जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो डिसाइड किसके द्वारा किया जाता है, भाई डिसाइडेड किया जाता है आपके चेयरमैन के द्वारा, डिसाइडेड बाय चेयरमैन। अगर वो राज्यसभा का केस है तो, ठीक है, राज्यसभा का केस है तो चेयरमैन, और अगर लोकसभा का केस है तो स्पीकर, वो लोकसभा का केस। ठीक है, तो डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होती है, ठीक है, 10th शेड्यूल के अंदर, उसको डिसाइड करने का जो पावर है वो राज्यसभा के केस में चेयरमैन को दी हुई है और लोकसभा के केस में आपके स्पीकर को मिला हुआ है। ठीक है, तो लेकिन यहां पे एक चीज बताया गया, क्योतो हुलोन केस में, क्योतो हुलोन केस हुआ था 1992 में। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया, यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जो आपके चेयरमैन या फिर स्पीकर जो डिस्क्वालिफिकेशन करते हैं, चेयरमैन स्पीकर
जो डिसक्वालिफिकेशन करते हैं उसका जुडिशियल रिव्यू होगा। डिसक्वालिफिकेशन करते हैं अंडर 10th शेड्यूल के, तो वो जो होगा उसमें जुडिशियल रिव्यू होगा ही होगा। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू, तो ये बात जो है यहाँ पे। ठीक है, तो ये था आपके मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट में 2 पॉइंट, जिसमें हमने क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन को जो है यहाँ पे हमने बात की। ठीक है, तो आई होप कि आपको आज का जो लेक्चर है वो अच्छा लगा होगा। लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।